Namaskar and welcome to Atithi.com. Our guest today is an eminent jurist. He has also written several books and has worked tirelessly for various legal and social causes. We are delighted to have on our program today Dr. Adish Agarwal. Namaskar ji, welcome to the show. आपका जो career रहा है both as a legal personality, as a legal luminary and as an author has been quite eminent. तो शुरुआत कैसे हुई आपकी in the field of law? मेरे फादर भी एडवोकेट रहे. He was topmost criminal lawyer. He was special prosecutor in प्रताप सिंह कैरो मर्डर केस. अच्छा. और मेरे ब्रदर भी एडवोकेट रहे, अभी भी हैं. तो हमारे लिए ये एक नॉर्मल कोर्स था कि वकालत करना. अच्छा, तो जब आप छोटे थे आपने ये नहीं कभी सोचा मैं कुछ और हाँ, कोई हमारे पास एवेन्यू भी नहीं था कि वकालत के अलावा किसी की होती है फैक्ट्री होती है तो फैक्ट्री में काम करना है, किसी का बिजनेस है, दुकान है तो उसमें करना है. तो हमारा ये फादर भी सक्सेसफुल लॉयर, ब्रदर भी, तो इसलिए यही एक ऑल्टरनेटिव था. तो इसमें हम पढ़ाई की, पहले दिल्ली में 2 साल की, फिर हमने 1980 में रोहतक में 3 साल प्रैक्टिस करी. अच्छा. और रोहतक में मैं 3 साल में ही टॉप मोस्ट लॉयर्स में गिने जाने लगा, क्योंकि मैं सारे बैंकों का, सारे इंश्योरेंस कंपनीज का, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ऑफ गवर्नमेंट, पीएफआई, ईएसआई, इनका मैं वकील बना हुआ था. फिर आप स्टेट गवर्नमेंट्स के वकील कैसे बने? मैं पहले 1986 में भारत सरकार का दिल्ली हाई कोर्ट में वकील बना. 90 में सीनियर एडवोकेट बना भारत सरकार का. वो दिल्ली हाई कोर्ट में भी और सुप्रीम कोर्ट में भी और सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, उसके अंदर भी मैं सीनियर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का वकील बनाया गया. और फिर जो स्टेट गवर्नमेंट्स थे उसके लिए भी आपने काम किया? हाँ, मिस्टर मुलायम सिंह जी ने मुझे एडिशनल एडवोकेट जनरल उत्तर प्रदेश का बनाया. उन्होंने कहा कि आप भारत सरकार का काम देखा, एक बार स्टेट का भी आप देखिए. और खासकर जो मुझे स्टेटस दिया गया, सारे उत्तर प्रदेश में 5 हम एडिशनल एडवोकेट जनरल थे. अच्छा. और मेरा एक स्टेटस अलग दिया गया था, जो दिल्ली में भी मैं देखूं, लखनऊ में भी देखूं और इलाहाबाद में भी देखूं. और जो सा भी मेरे को ये लिबर्टी दे रखी थी कि जो से भी केस में अपनी कन्वीनियंस से मैं अपीयर हो सकूं. कोई स्पेशल चीफ मिनिस्टर किसी में चाहते थे तो उसमें जाना पड़ता था, अदरवाइज मेरे ऊपर कोई स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिसर्स की या एडवोकेट जनरल की ऐसी पाबंदी नहीं कर रखी थी कि भाई ये केस करना जरूरी है. अच्छा. मैं इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट का प्रधान हूँ, जिसका हेडक्वार्टर लंदन में है. हमारी कॉन्फ्रेंसेज या मीटिंग्स वर्ल्ड के अलग अलग कोनों में होती है. तो अदरवाइज एडिशनल एडवोकेट जनरल को स्टेट गवर्नमेंट से अगर बाहर जाना है तो इजाजत, छुट्टी लेनी पड़ेगी. अच्छा. तो वो मेरे को ब्लैंकेट परमिशन थी कि जब भी मैं जाना चाहूं कोई मुझे इजाजत लेने की, ना एडवोकेट जनरल से ना चीफ मिनिस्टर से. So that is a special status to have. आपने बात की है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट्स की, तो इसमें एज प्रेसिडेंट आपका क्या रोल है और इस काउंसिल का क्या रोल है? ये वर्ल्ड के जो जजेज हैं, जूरिस्ट हैं, लॉ मेकर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलएज हैं, लॉ टीचर्स हैं, उनका यह ऑर्गेनाइजेशन है. इसमें एक हमेशा लंदन में एक कॉन्फ्रेंस होती है और एक इंडिया में होती है. इंडिया में विज्ञान भवन में, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या वाइस प्रेसिडेंट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये अटेंड करते हैं. और सारे वर्ल्ड के जजेज उसमें आते हैं. अच्छा. इसी तरीके से लंदन में जो होती है, इसमें भी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, उनके प्रेसिडेंट जो चीफ जस्टिस होता है वो, और जजेज इंडिया में भी और यूके में भी जो कॉन्फ्रेंस होता है उसमें आते हैं. फिर हम जजेज का डेलीगेशन वर्ल्ड के अलग अलग जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम, उनकी स्टडी करने के लिए हम जजों को, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, जजेज को, लॉ टीचर्स को, हम जैसे इस एशियन ग्रुप के हैं तो दूसरा जो कानून है, जो हमारा कॉमन लॉ है हमारा, जैसे जापान है या चाइना है,
इनका अलग सिस्टम है, लीगल सिस्टम, उसको स्टडी करने के लिए, ताकि हमारे जजेज यहाँ के वहाँ का सिस्टम जाने और जो बेटर हो वहाँ की चीज़ें उसको एडॉप्ट करें अपने यहाँ। क्योंकि जब हम जाकर एक पढ़ाई करना, किताबों में पढ़ना, एक जाकर समझना और वहाँ के जजेस से डिस्कशन करना, तो उसमें हम वो भी हमसे सीखते हैं और हम उनसे सीखते हैं। तो ये हमारा हम एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशंस जजेज को एक कोने के दूसरे कोने में वर्ल्ड के भेजते हैं, ताकि वो आपस में अंडरस्टैंडिंग हो, सिस्टम की भी हो, और एक जो रूल ऑफ लॉ को कैसे हमें ज़्यादा सक्सेसफुल करना है। क्योंकि कई कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ जुडिशरी जो है एग्जीक्यूटिव के अंदर है, किसी दिन भी वो चीफ जस्टिस को रिमूव कर सकते हैं। उनका रिमूवल का ऐसा है कि एक राष्ट्रपति ने एक लेटर निकालने की जरूरत है कि ये चीफ जस्टिस को हटा दिया, किसी को भी जूनियर मोस्ट आदमी को वो चीफ जस्टिस लगा सकते हैं। इवन कई कंट्रीज में तो लीगल फील्ड की भी बैकग्राउंड होनी जरूरी नहीं। तो हम ये इम्प्रेस अपन करते हैं, वहाँ की बार को भी डिस्कशन करते हैं कि आप अपने यहाँ रूल ऑफ लॉ आप गवर्नमेंट पे प्रेशर डालिए, क्योंकि जब तक रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, कानून अच्छा नहीं होगा, वो डेमोक्रेसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती और आम जनता को कानून के प्रति विश्वास नहीं रहेगा। क्योंकि कोर्ट से ही उनको कुछ रिलीफ मिल सकता है, और वहाँ उन जजेज को लगे कि अगर मैंने ये ऑर्डर पास करा तो मैं कल चीफ जस्टिस नहीं रह पाऊंगा, जज नहीं रह पाऊंगा, तो वो देश के लिए अच्छा नहीं। हमारी तो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, इसमें हम दूसरे देशों के जो लॉज हैं उनको किस तरह अडॉप्ट कर सकते हैं? बिकॉज इट इज everything is enshrined in our constitution, we can't change much. हमारे यहाँ बहुत मेहनत से कॉन्स्टिट्यूशन ये बना, बड़ा रिसर्च करके हमारे जो लॉ मेकर्स में एक्सपीरियंस्ड, जो जनता की फीलिंग को जानने वाले ही नहीं थे, जो दूसरे देशों के कानून को समझ के और जो बेटर चीज है उनको रिसर्च करके इसमें डाला गया। परंतु टाइम चेंज होने पर, पहले जब ये बना जब और सोच थी, बाद में हमारा सिस्टम, सोच का, हमारा वर्किंग का सिस्टम बदलता रहता है। जनरेशन जब नई आती है उनकी सोच, और जब ये इंटरनेट और ये वर्ल्ड का एक बहुत छोटा बन गया तो सब कुछ चीजें, तो हम अमेंडमेंट, हमारे जब आर्गुमेंट होती है कोर्ट्स में, तो हम कई और कंट्रीज की भी बातें, वहाँ की लॉ की बात, वहाँ क्या जजमेंट पास हुआ, वो हम अपनी सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में भी रेफर करते हैं। तो हमारे जजेज जो इंडिया के हैं, अगर उनको ये लगता है कि जो हमारी ये आर्गुमेंट देश के लिए ठीक है, बिना कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करे, जजमेंट से भी कॉन्स्टिट्यूशन एक तरीके का स्लाइडली चेंज हो जाता है। इंटरप्रिटेशन थोड़ी बहुत हम उसमें नई चीज ला सकते हैं, जो ये जुडिशरी का काम है। और इस तरीके से कितनी चीजें आई हैं, बिना अमेंड करे हम कितने नए कानून, नए एक्ट्स सभी गवर्नमेंट लाई है, और मोदी सरकार ज्यादा लाई है। जो कानून इफेक्टिव नहीं थे, जिनकी जरूरत नहीं थी, एक बोझ रखना इतने, वो इस सरकार ने उनको खत्म ही कर दिया। इनफैक्ट आपने ये जो किताब लिखी है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पे, इसमें भी जितने हमारे देश के लैंडमार्क जजमेंट्स हुए हैं और उनको आपने साइट किया है। जजमेंट बहुत होते हैं पर वो सारे जो एक ही चीज को बताए जा रहे हैं, वो बताने की जरूरत नहीं होती। जो नई चीज को नए तरीके से इंटरप्रेट करा है कोई सी बात को, तो वो हमने इसमें कवर किया। और इस किताब में जो मैंने एक नया चीज दी है, इसके अंदर हमने नॉर्मली हर किताब में कि सुप्रीम कोर्ट ने फलाने जजमेंट में फलानी चीज बोली, कहीं ये नहीं बताया जाता कि किस जज ने बोली। ये बहुत एक मटेरियल बात है, जो कभी भी किसी भी लॉ की किताब में जब कोई जजमेंट को साइट करते हैं वो कभी नहीं दिया जाता। परंतु हमने हमारे एसोसिएट्स की सहायता से इस किताब में हमने वो चीज भी डाली कि ये जजमेंट, और जजमेंट के कौन कौन सी किताब में जो हमारी जजमेंट्स होते हैं, डिफरेंट AIR है, SCC है,
ये एक ही किताब का रेफरेंस नहीं दिया, उसमें एससीसी का भी दिया है इक्विवेलेंट और एआईआर का भी दिया है, क्योंकि कई बार एआईआर हर एक के पास नहीं है बिल्कुल, या एससीसी हर एक के पास नहीं है, तो ये किताब पढ़ने में वो ढूंढते रहे कि कहाँ से लें। तो ये एक रेडी रेकनर की तरह है, अगर कोई किसी केस पे काम कर रहा है तो इसमें से आराम से वो उसकी जो एक पहले का प्रेसिडेंट है उसको ढूंढ सकते हैं। और साथ में इसमें हमने जितने भी हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज हुए उन सब का नाम और फोटो एक अलग सेक्शन में दिया है। अच्छा, और जो नई अभी आ रहा है हमारा 5th एडिशन, उसके अंदर जितने भी हाई कोर्ट के जजेज जो हैं अभी तक हुए हैं जिस हाई कोर्ट के, उन जजेज का नाम, उनका फोटो और उनका टेन्योर भी दे रहे हैं, क्योंकि दे आर पार्ट ऑफ मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स राइट, नॉट ओनली द मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्योंकि हमारे हाई कोर्ट्स और सुप्रीम कोर्ट कानून को बढ़ाते हैं, उसमें अमेंडमेंट लाते हैं। दे हैव आल्सो बिकम द मेकर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आपने एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कही कि कई देश ऐसे हैं जहाँ पर रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, और अगर जजमेंट होती है तो जज को यही एक डर रहता है कि कल उसे हटा ही ना दिया जाए। डर नहीं है तो वो करते नहीं है उनके गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, ईस्टर्न यूरोप में कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है जी, कभी भी किसी जज को हटा दें। जो वेस्टर्न यूरोप है वहाँ हिसाब से है, वहाँ रूल ऑफ लॉ है। ईस्टर्न में बहुत ही जो लॉ मिनिस्टर ऊपर है, अटॉर्नी जनरल चीफ जस्टिस से ऊपर है, और वो चीफ जस्टिस इज एट द मर्सी ऑफ द एग्जीक्यूटिव। किस तरह से इस बात को अश्योर किया जाता है कि जजेस are free to give their judgment without any fear, and people can raise their voices also without fear, which of course is our constitutional right. इंडिया में सबसे ज्यादा फ्रीडम है जी, आम पब्लिक को भी। ह्यूमन राइट्स की वायलेशन यहाँ सबसे कम है, और अगर कोई ह्यूमन राइट्स की वायलेशन होती है तो यहाँ उनका प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ भी एक्शन लेती है, जो कि देश को बचाने के लिए कई बार उन्हें कोई एक्शन में आना पड़ता है। तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हिंदुस्तान का सबसे ज़्यादा पावरफुल है, और उनके चेयरमैन हमेशा रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सिटिंग भी हो सकता है और रिटायर्ड भी हो सकता है। ऐसा पीठ का कोई भी वर्ल्ड में ह्यूमन राइट कमीशन नहीं है। अच्छा, सबसे ज़्यादा यूएसए जो कहता था कि वहाँ फ्रीडम है ह्यूमन राइट्स की, वहाँ भी इतने राइट्स नहीं है। वहाँ आम आदमी के एयरपोर्ट पर कपड़े तक उतरवा लेते हैं, ये तो है, ये हिंदुस्तान में नहीं है। दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट। लेकिन जैसे अगर कोर्ट्स में जाना है, गरीब आदमी जो है, गरीब क्यों, जो अमीर आदमी भी हैं, उनके भी केसेस सालों साल चलते रहते हैं। Many of them don't know what their legal rights are. Of course, NALSA is there, but उसके बावजूद ऐसे हमारे सामने जो देखिए गवर्नमेंट ने कितने एनजीओज को गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट करती है, विलेजेज में जाकर गरीब आदमी, हैंडीकैप, जो अनपढ़ हैं, जो नहीं जानते, जिनके राइट्स वायलेट हो रहे हैं, उनको जाकर समझाएं कि वो डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी, नालसर तो है ऑल इंडिया का, सुप्रीम कोर्ट का, हर डिस्ट्रिक्ट लेवल में भी इस तरीके लीगल एड कमेटी बनाई हुई है। वहाँ वो गांवों में अपनी टीम भेजते हैं, जजेज तक को भी गांवों के अंदर उनको एजुकेट करने के लिए, और वहीं पर जो है न्याय देने के लिए जो ग्राम न्याय और ये जो चालू किए, बल्कि हमारे वकील कई बार ऑब्जेक्ट करते हैं कि अगर ये घर घर में जाके कानून को बताएंगे तो हमारे वकीलों का बहुत फाइनेंशियल नुकसान हो जाएगा। कई बार हमारे वकील भाई इस चीज पर नाराज होते हैं। द लॉ इज इन प्लेस, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने में, क्योंकि हमारा इतना बड़ा देश है तो कई समस्याएं हैं। हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि यहाँ पर आदमी झूठे केस फाइल करने के लिए तैयार रहता है। और वो इसलिए रहता है क्योंकि उसकी कॉस्ट मुकदमा डालने की बहुत कम है। अच्छा। आप यूरोप में
अगर किसी को मुकदमा करना है तो बहुत हैवी तो कोर्ट फीस है और वकीलों की फीस बहुत ज़्यादा है। So that's something we should think about कि अब deterrent क्या हो। इंडिया में, दिल्ली में नहीं, जो आप इंटीरियर में जाइए, 5,000 रुपये में आप कई साल, 10 साल तक मुकदमा कहीं स्टे लेकर और 10 साल तक आप लटका देते। तो इस चक्कर में इंडिया में झूठे केस, सस्ता न्याय होने के कारण ज़्यादा मुकदमे डलते हैं और इतने हमारे पास कैपेसिटी नहीं है जजेज के पास। और हिंदुस्तान के जजेज, चाहे वो लोअर कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं, सबसे ज़्यादा केसेस डिस्पोज ऑफ करते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट इतना वर्किंग कंडीशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में जो है, इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि ये हरियाणा में बहुत अच्छा है, पंजाब में अच्छा है, यूपी में अच्छा है, जो दिल्ली के नज़दीक है। परंतु और स्टेट्स जो है इंटीरियर में आप देखो कि 10 बाई 10 फीट के कमरे में CMM की कोर्ट चलती है। वहीं रीडर हैं, वहीं दोनों तरफ के वकील होने हैं, मुलजिम भी उसी में खड़ा होना है। आपका लॉ का इतना लंबा करियर रहा है और बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया है। व्हाट दे फील अबाउट यू, आइए देखते हैं। मैं आदिश जी को कम से कम 30-35 साल से जानता हूं और हमारी तब से बहुत करीबी दोस्ती रही है इन सब सालों में। उन्होंने कई पद पे अपना योगदान दिखाया है। वो कई राष्ट्र के एडिशनल एडवोकेट जनरल रह चुके हैं और एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, सीनियर एडवोकेट, और हमारे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। उनकी इतनी शानदार योगदान रहा है बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी, और उन्होंने कई किताबें लिखी हैं और देश विदेश में उनका नाम है। इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट के प्रेसिडेंट है, लंदन से काम करते, सारा पूरा विश्व वो घूम चुके हैं। उनका नाम इतना महान लोगों के बीच में कहा जाता है। और नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो किताब उन्होंने लिखी, इतनी बेहतरीन किताब, किसी भी दुनिया के किसी नेता के ऊपर ऐसे किताब नहीं होगी। देश विदेश लोगों ने उन्होंने उनके बारे में उनकी राय पूछे, उनसे ये दिखा, और उन्होंने इतनी अच्छी ये किताब हम अडवाणी, लाल कृष्ण अडवाणी जी के पास भी जाके हमने दिया। उन्होंने भी बहुत प्रशंसा किया इसके बारे में। उन्होंने जो देश का काम इतने 30-40 सालों में किया, कई प्रधानमंत्रियों के साथ किया, उनके ऊपर किताबें लिखी, उनकी तारीफ़ की, और उन्होंने संविधान पे भी किताब लिखा। मेरे ख्याल से इन्होंने जिस तरह से योगदान किया है, उनको एक दिन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होके इस देश का बहुत बढ़िया और काम करना चाहिए। अच्छा लगता है जब अपने बारे में इस तरह की बात सुने तो। जब कोई अपने काम के बारे में कोई अप्रिशिएट करे तो कितने भी सन्यासी हो जाए, उस सन्यासी को भी अच्छा लगता है। आपने वैसे तो बहुत से प्राइम मिनिस्टर्स के साथ काम किया है, बट यू चूज टू राइट अबाउट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई जी, तो हमारा लंदन में इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ जूरिस्ट एंड राइटर था जी, जिसमें पीटर टोमका, जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रेसिडेंट, जो चीफ जस्टिस जिसे कहते हैं, जहाँ पाकिस्तान और इंडिया का भी ये वो केस था, तो उन्होंने कॉन्फ्रेंस के दौरान मेरे से पूछा, डॉक्टर अग्रवाल, हु इज दिस मोदी, हाउ ही इज एबल टू मस्टर सच सपोर्ट। क्योंकि इंडिया में तो कोलिशन गवर्नमेंट्स, एक ये तक स्टेबिलिटी नहीं है, और इनके बारे में और ये नेशनल लेवल पे नहीं थे, इनकी बैकग्राउंड ऐसी नहीं थी कि वर्ल्ड में दुनिया जाने। जी, जी, जी। गुजराती सारे जानते जी, हैं, जो एक्टिव हैं पॉलिटिशियंस वो सारे जानते। तब जो हैं ये आया कि भाई ये किताब एक ऐसी मोदी जी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि मोदी जी जब तक फॉरेन से, जो मोदी जी का सपना है, जब तक फॉरेन से इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, जब तक मोदी जी भी कुछ नहीं कर सकते। फिर हमने मोदी जी से इजाज़त ली, और इजाज़त लेने के बाद ब्रिटिश ऑथर, एक हमारे लॉयर भी हैं ब्रिटेन में, और ऑथर हैं सारा मार्चिंगटन, हमने उनसे बात की, और फिर 2015 में 364 पेज की किताब आई, जिसमें होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह जी का फॉरवर्ड था, प्रधानमंत्री जी ने भी उसमें खुद साइन करा।
इसका जिस्ट क्या है? मोदी जी एज अ पर्सन और मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर, या उनकी पॉलिसीज के बारे में? उसमें मोदी जी के बचपन से और हिंदुस्तान की क्या पॉलिटिकल सिचुएशन रही है जी, स्टेट की भी क्योंकि उन्होंने इनिशियली जो है गुजरात स्टेट में काम किया, तो गुजरात की क्या सिचुएशन थी, और फिर इंडिया में क्योंकि उनका आरएसएस के भी रहे, प्रचारक रहे जी, बीजेपी में काम किया नेशनल लेवल पर, तो जो भी उनकी एक्टिविटीज उसको कवर सारा किया। अच्छा। और चीफ मिनिस्टर के तौर पर जो उन्होंने इकोनॉमी को डेवलप किया, कैसे बच्चों को जो हैं वहाँ के स्कूलों में कंपटीशन चालू कराए, बच्चे जो हैं नहीं तो छोटी जगह जो दिल्ली से दूर हैं वहाँ कोई ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं होती जी, कोई सोचता नहीं है कि जो चल रहा है बस चलने दो, ना गवर्नमेंट को ना ऑफिसर्स को, परंतु मोदी जी ने एक नया उनमें उत्साह लाया। तो वो सारी चीज़ें जो हैं कैसे उन्होंने स्कूलों में लाइब्रेरी का सिस्टम चालू किया, ये सारी चीज़ें हमने उसमें कवर करी। आपकी ये सेकंड किताब है, हार्बिंजर ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड अपोस्टल ऑफ वर्ल्ड पीस। अभी 2020 में 20 लैंग्वेज में ये किताब है, एक इंग्लिश और 9 अदर फॉरेन लैंग्वेज, जिसमें अरबिक, स्पेनिश, चाइनीज, मंडरिन बोलते हैं क्योंकि चाइना की भी 2 स्क्रिप्ट एक वो हो जाती हैं, तो मंडरिन, जैपनीज, जर्मन, रशियन, इंडिया की भी 10 लैंग्वेज। इसको भी आपने को राइट किया है? हाँ, ये अमेरिकन ऑथर हैं एलिजाबेथ होरन, उनके साथ किया है। तो इस किताब में आपने किस चीज पर फोकस किया है? प्राइम मिनिस्टर के रूप में जो उनके काम हैं। अच्छा। पुरानी भी चीज वो थोड़े में दी है, हाँ। परंतु ये सारी जो फॉरेन अफेयर्स, इकोनॉमिक, ये सारी चीज इसके अंदर एज प्राइम मिनिस्टर इन डिटेल दिया है, और वो पासिंग रेफरेंस में जो शुरू की चीज है वो पासिंग रेफरेंस में दिया है। तो इन किताबों के बारे में आपसे जुड़े लोगों की क्या राय है, उनमें से आइए ये राय सुनते हैं। देश के वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं डॉक्टर आदिश अग्रवाल जिन्होंने देश के वकीलों को दुनिया के वकीलों से जोड़ा। उनका इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ जूरिस्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया भर से जितने भी लॉयर्स हैं, जूरिस्ट हैं, उन सबसे जुड़ा। उसमें रिटायर्ड जजेस भी हैं, उसमें जजेस भी हैं, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, बांग्लादेश के जजेस हैं, यूके के जजेस हैं, यूएस के जजेस हैं। तो डॉक्टर आदिश अग्रवाल इस देश के लॉयर्स के लिए एक ऐसे योद्धा की तरह काम करते हैं कि उनकी कोई भी बात हो कि रात में 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे सुबह जब भी किसी लॉयर का फोन आए वो अपने अंदाज में उससे बात करके तुरंत वकीलों के हितों के लिए खड़े रहते हैं। उनकी किताबें हमने कॉन्स्टिट्यूशन को जो उन्होंने अमेंड किया वो भी पढ़ा, जो मोदी जी को भेंट किया वो भी पढ़ा। उसके पहले जब प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे तो उस समय भी उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट आई थी और उसमें जो फॉरवर्ड थे उस समय के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डॉक्टर के जी बालाकृष्णन, उन्होंने दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अच्छे जानकार हैं और सुप्रीम कोर्ट में और तमाम हाई कोर्ट्स में उन्होंने तमाम स्टेट्स को एज एन एडवोकेट जनरल, एडिशनल एडवोकेट जनरल भी रिप्रेजेंट किया है। और कभी भी लॉयर्स के किसी भी बात को कहीं पर जरूरत पड़ी है तो डॉक्टर आदिश अग्रवाल खड़े रहे हैं। थैंक यू। आपने तो इतने सारे प्रधानमंत्रियों के साथ काम किया है, तो आपको ऑन अ पर्सनल लेवल क्या बात है जो उनकी इंस्पायर करती है? एक जज्बा है कुछ करने का, करना हर आदमी चाहता है, यानी कि और प्राइम मिनिस्टर नहीं करना चाहते थे जी, परंतु इनका तजर्बा इतना, जो हर चीज को जानते, क्योंकि ये प्रचारक रहे जी। प्रचारक जो होता है उसने गांव-गांव में रहकर, घरों में रहकर उसने सारी प्रॉब्लम्स को बहुत नजदीकी से देखा होता है, जिसे हम कहते हैं ग्रास रूट लेवल पर जो काम किया है। जी, जैसे और प्राइम मिनिस्टर भी रहे जी, राजीव जी, ये नहीं कि नहीं करना चाहते थे, परंतु हर एक का एक बैकग्राउंड होती है जी, देखा होता है। जो आदमी गरीबी से गुजरा होता है वही जानता है गरीबी क्या होती है और कैसे उनका जीवन होता है। जो राजघराने में पैदा हुए उनको वो इंग्लिश अच्छी बोलेंगे, विचार उनके बड़े हो सकते हैं, पर रियल प्रॉब्लम जहां इलाज करना है वो चीज नहीं जानते। पर हमारे कई प्राइम मिनिस्टर्स हैं जो ग्रास रूट से उठे हैं, चाहे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हो, पीवी नरसिम्हा राव हो। कि नरसिम्हा राव ग्रास रूट से उठे, इतनी ज्यादा लैंग्वेज जानते थे। हाँ।
और दुनिया ये कहती थी वो डिसीजन नहीं लेते थे, पर वो जितना बड़ा डिसीजन उन्होंने लिया है, मेरा ये मानना है कि ऐसा किसी ने भी नहीं लिया। वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, कोलिशन थी, क्लियर मेजॉरिटी भी नहीं थी जी, और उन्होंने इकोनॉमी को फ्री करने का डिसीजन लिया, लिबरलाइजेशन। जबकि कांग्रेस का प्रिंसिपल था सोशलिज्म, जी जी, कि सरकारी तरीके से सारी चीजों पे कंट्रोल रहे। हाँ हाँ, उन्होंने ये नहीं सोचा कि सोनिया जी उन्हें हटा सकती हैं, हटा सकती थी, परंतु ही टुक ए डिसीजन। या तो डिसीजन लेने में वो भी कम नहीं थे, बड़े ड्रास्टिक। बट दिस ये जो प्रधानमंत्री जी ये ड्रास्टिक डिसीजंस लेते हैं क्योंकि ड्रास्टिक, क्योंकि इनको और किसी पे डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल, जो भी डिसीजन लिए अपने आप लिए और इम्प्लीमेंट कर दिए, क्योंकि इनको पता है कहाँ प्रॉब्लम है और कहाँ इंजेक्शन लगाने, कहाँ ऑपरेशन करना है, किस जगह का। हाँ। वो रेलेवेंट जगह ऑपरेशन करते हैं। सारे वर्ल्ड में ये चीज जाए कि ये वो प्रधानमंत्री है, ये राइट डिसीजन लेने वाला प्रधानमंत्री है, और डिसीजन लेना ही नहीं, उसको इम्प्लीमेंट करना जानता है। और ये किताब जो ये आई है, ये हमने 100 किताब तो सभी एम्बेसीज को हम दे रहे हैं। अभी 10-10 दे दी हैं, सारे इंडिया में जितनी एम्बेसी है फ्री में दी हैं। और अभी ये किताब सारे उनके प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सब वर्ल्ड के राजाओं के थ्रू एम्बेसीज ये जा रही है। well we hope it reaches all across the world और ज्यादा से ज्यादा लोगों से सारी पढ़े। जितनी पब्लिक लाइब्रेरीज हैं वर्ल्ड की, जी, यूनिवर्सिटीज हैं और पब्लिक लाइब्रेरीज है, उनमें ये किताब ये जा रही है। हम भी ये उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे पढ़ें, देश में भी और विदेश में भी, और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो आपकी किताब है ये भी पढ़ी जाए और लोग इसे समझें। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब फॉर बीइंग ऑन आवर शो टुडे। थैंक यू, It's been a बहुत pleasure. धन्यवाद। तो हमें उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगली बार तक के लिए नमस्कार।